नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली के बारे में। बहुत सारा पॉइंट्स है जिस पर चर्चा करना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना होगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। दो तरह का न्यूज अभी फिलहाल 2 दिनों से वायरल है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्सों पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप समझ पाइएगा कि अनुदेशक बहाली में कितना बड़ा लफड़ा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के पूरे भारत में कहीं भी अनुदेशक की बहाली आती है, उसके लिए सबसे पहला अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। पहला तो एक नोटिस है, ये जो मंत्रालय से नोटिस दिया गया है, ठीक है। इस नोटिस में जिक्र किया गया है कि CCC सर्टिफिकेट को हटा दिया गया है। जैसा कि पिछले वाले नियमावली में मैंने आपको बताया था कि CCC लागू रहेगा, लेकिन यहाँ पे नोटिस जारी करके मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि CCC अब हट चुका है। अनुदेशक बहाली से CCC को हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसमें जो ITI के लिए 49% सीटें रिक्त था, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मतलब ये था कि मान लीजिए टोटल 300 बहाली आती है, जिसमें से 150 बहाली बीटेक और डिप्लोमा के लिए था, और 150 से कम बहाली मतलब 49%, 300 का 49% निकाल लीजिएगा, जितना भी होगा वो ITI के लिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको समाप्त कर दिया गया। अब बोल दिया गया कि 50-50 रहेगा। मतलब 300 में से 150 बीटेक डिप्लोमा के लिए और 150 ITI के लिए रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि CITS अनिवार्य किया गया है नहीं किया गया है, इसमें क्लियर नहीं लिखा गया है। लेकिन एक पेपर के माध्यम से न्यूज आ रहा है हम लोग के सामने, जो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, कि CITS को अनिवार्य कर दिया गया है। और ये जो न्यूज है अमर उजाला का न्यूज है, गोरखपुर जो प्रकाशन है, मतलब गोरखपुर इलाका का जो अमर उजाला का पब्लिकेशन है, वहाँ से ये न्यूज निकल कर आया है। तो अगर आप गोरखपुर के इलाके का न्यूज खोलिएगा, इसमें ये न्यूज फ्लैश कर रहा, आज का ही न्यूज है, ठीक है। जिसमें लिखा गया है कि अब CITS अनिवार्य है, और जब CITS अनिवार्य है तो इसमें केवल और केवल CITS वाले लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि सरकार जो नियमावली बनाई है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसके वजह से ये नियमावली आगे फंस जाएगा, बहाली रुक सकती है। और सरकार हमें लगता है कि जहां तक सभी बिंदुओं पर विचार नहीं कर रही है, जिसके कारण ये बहाली उलझने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। बहुत सारे CITS करने वाले बहुत लोग हैं जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, ठीक है। आप लोगों का अलग बात है, लेकिन टू द पॉइंट और एविडेंस के साथ बात कीजिएगा तो मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक ना। चर्चा कोई भी कीजिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और आप ऑथेंटिक बातें बोलिए, अनुमान लगाना नहीं है, ठीक है। पहला हम बात करेंगे। पहला बात यह है कि टोटल जो ट्रेड होता है ITI में, टोटल ट्रेडों की संख्या कितना है? 136 ट्रेड है, ठीक है। जिसमें से इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करें तो आपके पास 75 इंजीनियरिंग ट्रेड है, और बाकी के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि फिटर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारे इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब ये होता है फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, ये सब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये फंसती है कि यूपी के जितने भी गवर्नमेंट ITI है, उसमें से 136 सीटों पे पढ़ाई होती है या नहीं होती है, उसका ट्रेनिंग होता है या नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन लगभग 100 ट्रेडों पे पढ़ाई हो रही होगी। 100 मान के चलते हैं कि 100 ट्रेड यूपी में होगा, जहाँ पे मतलब बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते होंगे, ठीक है। लेकिन जो CITS कोर्स है, जिसको अनिवार्य किया गया है CITS, ये CITS जो कोर्स है सभी 136 ट्रेडों के लिए अवेलेबल नहीं है। इस बात को समझिएगा, सभी 136 ट्रेडों के लिए CITS अवेलेबल नहीं है, कोर्स ही नहीं होता है। तो वैसा ट्रेड जिसमें CITS का सर्टिफिकेट नहीं मिलता हो, तो क्या वो ट्रेड का अनुदेशक नहीं बन पाएंगे या वो ट्रेड को बंद कर दिया जाएगा? पहला सवाल ये है, ठीक है। ये तो रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल हम बात करते हैं कि कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट से उसको CITS करवाया जाता है। मतलब जैसे बात करें हम शॉर्ट हैंड का, शॉर्ट हैंड हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो ये इससे CITS होती है, लेकिन वो वुमेन्स जो NSTI कॉलेज है उसमें होता है, जहाँ पे पुरुष को अलाउ नहीं होता है, मतलब मेल कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाता है। तो क्या जो शॉर्ट हैंड वाले कोर्स है हिंदी और इंग्लिश का, क्या उसमें केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी?
क्या उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी? इस सवाल का जवाब कहीं भी नियमावली में नहीं दिया गया है। अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन अगर वैसा कैंडिडेट जो पुरुष हो और उसने शॉर्ट हैंड कर चुका है, एक्सपीरियंस भी है उसके पास, और CITS पूरे भारत में पुरुष को अलाउ ही नहीं है करना, केवल और केवल फीमेल को है, वो कैंडिडेट क्या करेगा? तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मेरे संपर्क में हैं जो 3 महीने का जो POT कोर्स होता था, प्रिंसिपल और टीचिंग जो कोर्स होता था पहले 2014 के आसपास की बातें बता रहा हूँ, वो लोग POT के कोर्स करके बैठे हुए हैं और शॉर्ट हैंड से उन्होंने ITI भी किया और एक्सपीरियंस भी लिया है। क्या उनको आप रोक सकते हैं फॉर्म भरने से? क्योंकि CITS अनिवार्य हो गया है, तो फिर ये लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2 पॉइंट पे चर्चा मैंने कर लिया कि सारे ट्रेडों में CITS नहीं कराई जाती है, तो वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे? क्या वो सारे ट्रेडें बंद कर दी जाएगी? दूसरा, कुछ ट्रेडें ऐसे हैं जहां पे केवल फीमेल कैंडिडेट को CITS करने दिया जाता है, वहां पे मेल कैंडिडेट CITS नहीं कर पाते हैं, तो क्या केवल फीमेल कैंडिडेट को ही फॉर्म भरने का अलाउ किया जाएगा? जैसे शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश वाला केवल और केवल वुमेन्स NSTI कॉलेज में कराया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए। यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि यूपी में बहुत सारे कोर्स हैं जो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जैसे ब्यूटी एंड हेयर कैटरिंग करके कुछ कोर्स है, 2-3 कोर्स हैं, उसके भी कैंडिडेट हमको कॉल किए थे, पूछ रहे थे कि जो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, तो क्या उन लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके नियमावली में लिखा गया है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए या बीटेक चाहिए, जबकि 1 वर्षीय जो डिप्लोमा किया है और CITS भी किया हुआ बंदा है, क्या उनको फॉर्म नहीं भरने देंगे आप? क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि 1 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जबकि वो CITS करके बैठा हुआ है। तो इस तमाम तरह के 3 सवालों पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है आपके नियमावली में। तो क्या ये कैंडिडेट बैठे रहेंगे? क्या ये लोग कोर्ट नहीं जाएंगे? तो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट इसका रास्ता निकालेगा, और रास्ता निकालने में समय लगेगा, क्योंकि वो भी CITS करके इतने दिनों से इंतजार करके बैठा हुआ है। चौथा सवाल मेरा ये है कि कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो 8वीं पे हैं, 8वीं पे ही आप उसका ITI कर सकते हैं और इसके बाद आप CITS भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। DGT का ऐसा रूल है कि आप 8वीं पे, जैसे कारपेंटर हो गया और वेल्डर हो गया, आप 8वीं पे इस ट्रेड से ITI कर सकते हैं, इसके बाद CITS भी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके ये नियमावली में ये कर दिया गया है कि केवल और एकेडमिक में जिसका 10वीं रहेगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वही इंस्ट्रक्टर बन सकता है, तो क्या आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित NSTI कॉलेज में जब 8वीं के बाद वेल्डर और कारपेंटर से करने वाले लोग को CITS करने की अलाउ दिया जाता है, कर सकता है CITS, तो क्या वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे रोकना किस नियम के तहत उनको रोका जा रहा है? क्या ये जायज है रोकना? तो आप यहाँ पे भी नहीं रोक सकते हैं कि कोर्ट सीधे बोलेगा कि जब उसको ट्रेनिंग दे दिया गया है, टीचर की ट्रेनिंग मिल चुकी है, प्रशिक्षण की ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो फिर उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, क्यों नहीं उसको नौकरी दी जा रही है? अगर नहीं देना था तो आप पहले ही CITS नहीं कर देते उसको। CITS का जो वहाँ पे नियमावली है, CITS का जो प्रोस्पेक्टस है, उसमें 8वीं वालों को भी अलाउ किया गया है, तो प्रोस्पेक्टस से 8वीं हटा दीजिए। जब उनको ट्रेनिंग कर चुके हैं 1 साल, उसके लिए तैयार हो गए, भारत सरकार अलाउ कर दिया और आप यहाँ पे मना कर देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 सवालों का जवाब मुझे चाहिए, और ये 4 सवाल बिल्कुल पूरी तरह से इस वैकेंसी को उलझा देगा। और 5वां सवाल सुन लीजिए। 5वां सवाल ये है कि आपके द्वारा कहीं भी नियमावली में पेट का जिक्र नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बार बार पूछने पे भी ये लोग बता रहे हैं कि 50-50 चांस है कि इसमें पेट लागू रहेगा, नहीं लागू रहेगा। जब हमको भी ये विभाग नहीं बता पा रहा है, तो मेरे पास भी एक मौका है कि हम कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो विभाग हमें नियमावली बनाकर नियमावली में सारे चीज़ों को क्लियर कर देता है कि 50% पे ITI, 50% पे डिप्लोमा वाले बीटेक वाले रहेंगे, आपके 20% एकेडमिक रहेगा, सॉरी 5% एकेडमिक कर दिया गया है, आपके 15% CITS रहेंगे, 30% आपका टेक्निकल का रहेगा। ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। इसके अलावा भी बता रहे हैं कि एक परीक्षा होगा जिसमें 100 नंबर का होगा, और उसमें जो नंबर लाएंगे उसका 50% आपको ऐड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहाली प्रक्रिया होगी, लेकिन आप इसके बाद क्यों नहीं बता रहे हैं कि पेट लागू है? लिख देना चाहिए। लिखने में क्या आपत्ति है आपको? लिख देता विभाग कि प्री होगा या मेंस होगा, और प्री होगा तो प्री के लिए बच्चे तैयार करेंगे, प्री का सिलेबस जारी कर दीजिए। हाँ भाई, प्री का ये सिलेबस है,
आप बता नहीं रहे हैं, और पेट आया है मई में और आप नियमावली बनाए हैं जुलाई में, अभी भी नियमावली बन रही है, और इसके बाद आप पेट को के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हम कोर्ट जा सकते हैं ना, पूछेंगे कोर्ट से कि पेट जब लागू कर दिया यूपी ट्रिपल एसी तो आप अपने नियमावली में क्यों नहीं डाल रहे हैं, और नहीं डाल रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि आप मुझे पेट देना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्निकल हैं, हमारी क्वालिफिकेशन अलग है, हमने ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, हमको CITS टीचर की इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग मिल चुकी है, हम बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, CITS ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब हम टेक्निकल अकॉर्डिंग टू नियमावली हम तैयार हैं परीक्षा के लिए, जो टेक्निकल एग्जाम होगा उसके लिए तैयार हैं, और आप हमें अब तक भी नहीं बता रहे हैं कि पेट लागू है नहीं लागू है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आलोक सर ने ट्वीट किया। ठीक है, आलोक सर व्यावसायिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, उप सचिव हैं, वो ट्वीट कर दिए, लेकिन वो ट्वीट ऑथेंटिक ट्वीट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के अधिकारी हैं, और कोई मंत्री भी ट्वीट कर सकता है, मुख्यमंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी कुछ भी बोल देते हैं भाषण में, तो क्या वो नियम बन जाता है? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ये लोग नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे नियम बन जाएगा। ये बोल रहे हैं अच्छी बात है, हम मना नहीं करेंगे, गलत ठीक है ट्वीट कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री भी बोल देते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम इतनी नौकरी देंगे, क्या नौकरी आ जाती है? तो एक किसी का ट्वीट को कैसे हम मान लेंगे? हमें लिखित में चाहिए ना, लिखित में दीजिए लिखकर, और ये जो 5 सवाल आपके सामने मैंने उठाया इसका जवाब दीजिए, ठीक है। और अगर आप जल्दीबाजी में पेट लागू कर देंगे तो क्या तमाम CITS वाले अप्लाई कर पाएंगे? नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपने भ्रम के स्थिति में रखा। भ्रम की स्थिति में इसलिए रखा क्योंकि पेट लागू किया मई में, और पेट जो आपका नियमावली जुलाई में आया और उसमें कहीं पेट नहीं लिखा है, तो भ्रम की स्थिति थी ना, इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर दे रहे थे? और कुल मिलाकर 0/0 हो गया है, ये बहाली 0 आने वाली है, इसलिए कि तमाम तरह की अड़चने हैं। आपको हर एक बिंदु पे जांच करना होगा, देखना होगा। जो कमेटी बनी हुई नियमावली के लिए, एक कमेटी बिल्कुल हमको लगता है कि जानकारी का अभाव है इनको, कि एक तरह के नहीं, यहाँ पे 136 तरह के ट्रेड है, सबके लिए अनुकूल होना चाहिए। मान लीजिए आप तो इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, टर्नर मशीनिस्ट हैं, और आप खुश है कि बहाली आ रही है, बहाली आ रही है, कूद रहे हैं, तो बहाली सबके लिए आ रही है, सबके अनुकूल होना चाहिए। केवल आपके अनुकूल होगा तो ये बहाली नहीं आ सकती है। और दूसरा, सरकार बहुत जल्द निर्णय लेने वाली है कि जितने भी ITI कॉलेज हैं, यूपी के जितने भी ITI कॉलेज हैं, सभी में एज ए कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे। इसके लिए सरकार आगे बढ़ चुका है, और ये बहाली अकॉर्डिंग टू नियमावली बहुत जल्द नहीं आई तो आने वाले अगले साल आपको ये बहाली नहीं आने वाली है, पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा, और सभी ITI में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अनुदेशक रखे जाएंगे, और जिनकी सैलरी 20-25 हज़ार होंगी। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट, यूपी के जितने भी ख और ग के बहालियां हैं, मतलब B और C कैटेगरी के जितनी भी बहाली होने वाली है, उसके लिए ऐसा विचार कर रही है। 100% तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा विचार कर रही है, और अज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है कि ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। तो आप लोग जल्दीबाजी मत दिखाइए कि बहाली आ जाए, और बहाली आ गया, कोर्ट चला गया, तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला। मैं लिख कर दे दूंगा 100% नहीं मिलने वाला। इसलिए ये नियमावली अभी बन रहा है, बनने से पहले सब लोग एक हो जाइए, एक साथ मिलकर एक आवाज दीजिए। आलोक सर को ट्वीट करना हो, मुख्यमंत्री जी को करना हो, किसी को भी ट्वीट करना, एक स्वर में आ जाइए, एक साथ बोलिए। अगर सब लोग का एक साथ आवाज नहीं आएगा तो सोच लीजिएगा 136 ट्रेड है, 136 तरह के लोग हैं यहाँ पे, सबको मौका मिला, अगर किसी एक को भी मौका नहीं मिला, किसी एक के लिए भी नियमावली में अनुकूल नहीं रहेगा, स्टे लगने वाला है। क्योंकि एक छोटा सा भी इंसान कोर्ट अकेले जा सकता है, और ये तो सामाजिक मुद्दा है, इस पर बहुत सारे लोग चले जाएंगे और आपकी जिद काम नहीं आएगी, आपस में लड़ते रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी लोग हैं सबसे मैं अपील करता हूं, पीछे के गिले शिकवे भूल जाइए। मैं तो अपने दिल में किसी के लिए नफरत और किसी तरह का वो नहीं रखता हूं। एक तो सामाजिक तौर पे अगर आप बोला जाए तो हम अपनी बातों को रखते हैं, आप अभी अपने विचारों को रखते हैं, तो विचार स्वच्छ होना चाहिए। गलत चीज़ें बोलिएगा तो गलत आपसे 10 गुना बोलने का मैं औकात रखता हूँ, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। आपस में मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला जाए, सभी लोग मिलकर एक आवाज़ दीजिए। क्योंकि हम लोग जो है ना, बहुत कम लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मान कर चले कि 50 ट्रेड वाले लोग होंगे जो एक दूसरे को जानते हैं और आपसी मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन 136 ट्रेड के लिए क्या आपने कभी सोचा है? और सबके लिए बहालिएगा तो सबका उसमें अनुकूल, सबके अनुकूल होना चाहिए। तो सभी लोग, जितने लोग हैं, एक साथ मिलिए और ये आवाज़ उठाइए कि जो बहाली में त्रुटियां हैं उसको सुधार कर नियमावली लाया जाए और बहाली ली जाए। नहीं तो कोर्ट का मामला 2014 से भी फंसा हुआ है,
2014 में जो बहाली आई थी कोर्ट में अभी भी चल रहा है और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, और ये भी चल जाएगा तो देखिए 6 साल होने वाला है, और इसका भी 6 साल जोड़ लीजिएगा तो आपका एज निकल जाएगा। और इस लोकसभा नहीं, अगला लोकसभा 2030 तक आपको नौकरी मिलेगा, तब तक आप बर्बाद हो चुकिएगा, तब तक आपके पास इतनी ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी कि आप किसी योग्य नहीं रह पाइएगा। तो ध्यान रखिए, आप जिद पर मत रहिए, और जिद ना बर्बाद कर देता है। गलत तरह का जिद नहीं करना चाहिए, सही जिद कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैंने हर मुद्दे पे आप लोगों के साथ खड़े, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये बहाली आने के कारण पर नहीं है। वो लोगों को लगता है कि हम पेट दे दिए हैं तो हमको नौकरी मिल गया। अरे भाई, अभी पेट का रिजल्ट आएगा, पता नहीं आपका रिजल्ट में नाम रहेगा नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरा है, पेट दे दिए इससे ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गया, ठीक है। जब तक सबके अनुकूल नहीं होगा नौकरी, ये बहाली होने वाली नहीं है। तो आप पेट क्यों पेट चिल्ला रहे हैं? पेट नहीं भी दे उससे क्या मतलब है? ठीक है, पेट दिए अच्छी बात है, आप बहुत तेज हैं, पेट इसमें लागू हो जाएगा, लिख दे पेट लागू है, हम भी देंगे। हमको क्या पेट से ऐतराज थोड़े हमको कि हम पेट नहीं देना चाहते हैं, लिख दे पेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे हम लोग को ध्यान देना होगा, नहीं तो ये बहाली कोर्ट में जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे हमसे संपर्क कर रहे हैं, सारे ट्रेड वाले, कि सर ये चीज़ें क्या कर सकते हैं। सबको मैंने अभी सलाह दिया है कि रुकिए, जब तक नियमावली प्रॉपर नहीं आ जाती है तब तक हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग बेचैन हो गए, बेचैनी का दवा खा लिए, उन लोगों को मैं बताता हूं कि अभी नियमावली पूर्णतः बन के लागू नहीं हुआ है। अभी लागू होने में अभी हो सकता है अक्टूबर आ जाए, अक्टूबर भी बीत जाए। तो लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं पड़ना, जितना हो सके दबाव दीजिए, ट्वीट कीजिए, बोलिए कि जल्दी हो सके और नियम के अनुकूल लाइए, ठीक है। और जब लोग एक साथ आवाज देंगे, हर आवाज को सुना जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना ही था। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पर जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप ट्विटर पर नहीं जुड़ेंगे तब तक ये सफल हो नहीं सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।